हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो जी आप सब। तो उम्मीद करता हूँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपके रिविजन्स अच्छे चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास अमेंडमेंट है कंपनी लॉ में, जो दिसंबर 2020 के लिए हैं। तो मैंने आज की क्लास में कुछ जून 2020 में भी अगर किसी स्टूडेंट की अमेंडमेंट रह गई थी और इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैंने इस क्लास में कवर की हैं, जो जून 2020 में ही एप्लीकेबल हो गई थी और कुछ दिसंबर 2020 के लिए आई हैं। तो मैंने इसको मिलाकर एक आपको क्लास देने की कोशिश की है कि अगर कोई भी पुराना स्टूडेंट जो रह गया था उसकी भी यहाँ पर कवर हो जाएं, और जो लोग क्लास में नहीं थे। इस क्लास में मैंने कंपनी लॉ से रिलेटेड अमेंडमेंट ली हैं सारी, और कंपनी लॉ में न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस सारा कवर होगा, और सेटिंग अप में भी जो कंपनी लॉ पार्ट है वो भी इसी क्लास से आपको कवर करना है। तो आप अपनी बुक साथ में लेके बैठेंगे और साथ साथ उसको चेंज कर लेंगे। सेटिंग अप में बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी है वो आपने करनी है। ओल्ड सिलेबस वालों का तो वही सारा पार्ट है कंपनी लॉ का, और जो सेटिंग अप की बाकी की अमेंडमेंट्स हैं वो मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगा, वो आपको सेपरेट मिलेगी, जो अदर देन कंपनी लॉ वाले चैप्टर्स हैं। और इसके नोट्स आपको expertbano.com की साइट पर फ्री नोट्स में भी मिल जाएंगे, बाकी आपके गूगल ड्राइव में और आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी PDF में मिल जाएंगे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो अदरवाइज लेना चाहते हैं उनको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं हमेशा हमारे सारे नोट्स। तो करें जी स्टार्ट। इसमें आप ये जो अमेंडमेंट्स हैं, सबसे पहले अमेंडमेंट आई है गवर्नमेंट कंपनी में। तो ये ओल्ड सिलेबस वालों के तो कंपनी लॉ में है, न्यू सिलेबस वालों के सेटिंग अप बिजनेस के पार्ट में मिलेगा। इसमें जो अमेंडमेंट है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी मेजर नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी की लिमिट होती है कि किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट जब 51% या उससे ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल ले ले तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाती है। इसको चेंज करके सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड हटाया जाएगा और उसकी जगह वर्ड क्या यूज़ किया जाएगा, अब टोटल वोटिंग पावर। तो आपने इतना चेक कर रखना है कि जो गवर्नमेंट कंपनी बनने की लिमिट है उस लिमिट के साथ वर्ड है टोटल वोटिंग पावर, और जो पहले वर्ड था पेड अप शेयर कैपिटल। ये तो बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है। आप ये पहले होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में भी आई थी। पहले होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन भी मोर देन हाफ पेड अप शेयर कैपिटल से माना जाता था, जिसको चेंज करके टोटल वोटिंग पावर किया गया था। और उसकी क्या रीज़न थे ये भी मैं सारे बता चुका हूँ कि वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल में कितना इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि वोटिंग पावर में कई बार DVR वाले शेयर्स होते हैं। इसकी क्लास भी मैंने आपको दी हुई है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कि क्या फ़र्क होता है टोटल वोटिंग पावर। वर्ड देखने को बहुत छोटा सा है बट इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। तो गवर्नमेंट कंपनी में ये वर्ड छूटा हुआ था, होल्डिंग सब्सिडरी में कर चुके थे, बाकी सब जगह टोटल वोटिंग पावर की गई थी, बट यहीं पर छोड़ा गया था, जिसको यहाँ पर अब पूरा ठीक कर दिया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आपकी है वो सेक्शन 12 में है, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएशन क्लॉज में। तो न्यू सिलेबस वालों के सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में है, और ओल्ड सिलेबस वालों का तो कंपनी लॉ की एक ही बुक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन 12 पहले आप अपनी बुक में देखो, सिचुएशन क्लॉज सेक्शन 12 को हम पढ़ लेते हैं। इसमें एक नया सबसेक्शन 9 ऐड हुआ है। तो 9 पे जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ये देख लो सबसेक्शन 1 क्या कहता है। देखो, सिचुएशन क्लॉज हर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना होता है, और वो हम इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर भी दे दें या हम 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। पहले हम एक कम्युनिकेशन एड्रेस दे देते हैं और बाद में फाइनल एड्रेस दे देते हैं कि हमारा यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। और अगर यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और उसको हम फॉर्म कौन सा देते हैं, INC 22, ये भी आपको पता है। अब जब भी हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं तो दोबारा INC 22 करना पड़ता है। तो सबसेक्शन 1 ने कहा कि कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना है शुरू से ही या विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ROC को कैसे वेरिफिकेशन दी जाएगी, वेरिफिकेशन का मतलब है हम उसका प्रूफ लगाते हैं, प्रॉपर्टी का पेपर या रेंट एग्रीमेंट, NOC ऑफ ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, वो सब डिटेल लिख कर देते हैं हम, और ये सब रूल 25 में दिया हुआ है। ये रूल 25 में वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में भी आपने पढ़ा है कि हम क्या क्या कॉपी लगाते हैं, रेंट एग्रीमेंट वगैरह ये सब जाता है। तो ये आप पढ़ चुके हो सारा। फिर एक रूल 25A आया था कि जो पुरानी कंपनियां उनकी दोबारा से वेरिफिकेशन की गई थी,
उनको नेम प्लेट लगानी थी डायरेक्टर्स की फ़ोटो के साथ, ये फॉर्म 25A गया था, वन टाइम प्रोसेस थी, ये भी हो चुका है, ये भी आप पढ़ चुके हो। ये मेन है सब सेक्शन 9 जो ऐड हुआ है इसके साथ सिचुएशन क्लॉज में। रजिस्ट्रार को अगर लगता है, ये मैंने नया सेक्शन लिख दिया है, बाकी सब वही रहेगा, आपने ये सेक्शन ऐड कर लेना है अपनी बुक में, और अपने आप को याद भी करना है कि अब अगर कोई कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन नहीं करवाती, आरओसी को कम्युनिकेट नहीं करती या चेंज कर लेती है, या आरओसी को खुद पता चलता है कि ये कंपनी नाम की है बट इसमें कोई काम नहीं हो रहा, तो आरओसी को सबसेक्शन 9 से पावर दी गई है कि अगर उनको पता चलता है कि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही, एक्टिव नहीं है, तो उसकी वो फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और आरओसी के साथ सपोर्ट नहीं किया गया या आरओसी के ऑर्डर्स को नहीं फॉलो किया गया या कंपनी प्रॉपर जवाब नहीं देती, तो आरओसी को ये पावर बहुत बड़ी दे दी गई है कि वो एक्शन लेंगे और कंपनी का रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से नाम काट देंगे। जैसे आप स्ट्राइक ऑफ और रिमूवल नाम पढ़ते हो, इसी तरीके से कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से, रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा। फिर कंपनी को दोबारा एक्टिव कराना पड़ेगा अगर गलती से नाम कट गया, वाइंडिंग अप नहीं हो रही, नाम कटेगा। क्लियर है जी? तो ये सब सेक्शन 9 एडिशन हुआ है। आरओसी को पावर दी गई है कि वो किसी भी कंपनी पे डाउट होता है कि ये काम नहीं कर रहे या उस जगह पर नहीं है या जगह चेंज कर ली है, तो वो वहाँ पर अपने पर्सन्स को भेज के वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और अगर आरओसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाता तो आरओसी को पावर दी गई है कि वो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर देंगे। ये भी क्लियर हुआ जी? ये एक अमेंडमेंट है रूल 38 में। आपने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सेक्शन 7 पढ़ा है, प्रोसीजर पढ़ा है कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो जब हम क्लास में भी करते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर करते हैं, तो देखो यहाँ पर 15 फरवरी 2020 से ये थोड़ा सा चेंज हुआ। पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ क्या चेंज हुआ। देखो, हम क्या करते थे, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, ये सब आप क्लास में पढ़ चुके हो। तो सबसे पहला नाम हम क्या करते थे, नेम अप्रूवल करवाते हैं। नेम अप्रूवल के बाद हम फाइलिंग करते थे डॉक्यूमेंट्स की। फिर हमने पढ़ा था इन सब के लिए एक रन फॉर्म आया था, नेम अप्रूव करवा लो आप, या एक फॉर्म आपने पढ़ा था स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इस फॉर्म का नंबर था INC 32। याद आ गया? ये आपने पढ़ा हुआ है इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो हमने ये पढ़ा था कि हम या तो स्पाइस के थ्रू ही नेम अप्रूवल करा लें या पहले से अलग से नाम करवा लें। तो ये रन तो था न्यू नेम के लिए भी और नेम चेंज के लिए भी, और नेम चेंज में तो रन जाता ही जाता था, रिजर्व यूनिक नेम। फिर हमने देखा था कंपनी रजिस्टर करनी है हमें कितने दिन में करनी है, चेंज करना है तो नाम कितने दिन में करना है। स्पाइस फॉर्म था कि हम इसमें नेम अप्रूवल भी ले सकते थे, तो इसमें नो रन की जरूरत नहीं थी होती थी, प्लस नेम अप्रूवल के साथ हम फाइलिंग भी कर सकते थे ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होते थे, याद करो, MOA, AOA, INC 33, 34 में जाते थे। फिर डिक्लेरेशन, INC 22, ये सारा हम क्लास में पढ़ चुके हैं लगता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, और थोड़ा सा इजी कर दिया काम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके साथ अब न्यू क्या ले आई है, स्पाइस प्लस कर दिया। फॉर्म नंबर तो 32 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। स्पाइस प्लस में क्या किया गया, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन भी हो रही है, प्लस कंपनी का GST नंबर, अभी सब पढ़वाता हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, कंपनी का GST नंबर, बैंक अकाउंट भी यहीं से खुल जाएगा, ESI, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPFO, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जितने भी लेबर लॉ से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन है, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन है और कंपनी रजिस्ट्रेशन है, पैन नंबर, सब कुछ इसी फॉर्म से हो जाएगा। तो इस प्लस का मतलब आप समझ रहे हो कि सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी तो था ही,
उसको और ज़्यादा हमने ऐड कर दिया कि अब आपको अलग अलग जगह जाकर रजिस्टर ना कराना पड़े। अब सपोज एक न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी को सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेट होना है। फॉर इनकॉर्पोरेशन और अदर रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था, इनकॉर्पोरेशन के लिए कहाँ जाएगी, कंपनी एमसीए, फिर कंपनी पैन नंबर लेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, आईटी डिपार्टमेंट देगा, तो ये किसके अंडर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नाम। जीएसटी नंबर लेना पड़ता है कंपनी को। उसके बाद लेबर लॉज भी एप्लीकेबल हो जाते हैं कंपनी के ऊपर। ईएसआई आपने पढ़ा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सब। और अब क्या किया कि हर नई कंपनी को ये लेने ही पड़ेंगे। तो पहले हर कंपनी को अलग अलग जाना पड़ता था, एमसीए भी जाए, यहाँ भी जाए, लेबर लॉज के लिए लेबर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट जाए, तो अलग अलग एप्लीकेशन करनी पड़ती थी। तो इन सब को मिलाकर एक फॉर्म आ गया, स्पाइस प्लस। फॉर्म नंबर आपका INC 32 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बट अब इसके थ्रू सारी की सारी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी। क्लियर हुआ जी? अब आके पढ़ते हैं एक बार क्या होने वाला है। देखो, रूल 38 तो वही है, इसके साथ एक रूल 38A और आ गया है साथ में। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हैं, तो मैंने चेंज रूल डाल दिया है, और यहां पर एक INC 35 फॉर्म भी आ गया नया। देखो क्या है इसमें, अजाइल एक वर्ड है, ये है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कहाँ कहाँ देखो, जीएसटी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र में होता है, बैंक अकाउंट, इन सब को क्लब कर दिया गया। और एजाइल प्रो फॉर्म आ गया INC 35 जिसमें ये सारा जाएगा। तो ये तो लास्ट में आप पढ़ोगे। अब आ जाते हैं वापस कि आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखो, इस पे ही थ्योरी आ सकती है कि ये इसका फीचर क्या है और क्या मतलब है। देखो, फॉर ऑल न्यू कंपनी, कब से, 15 फरवरी 2020 से कौन सा फॉर्म जाएगा क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, स्पाइस प्लस। इसको बोला गया है ग्रेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइड कि इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है। तो हर कंट्री की रैंकिंग होती है कि किस कंपनी में प्रोसीजर्स बहुत हार्ड हैं, नंबर ऑफ अप्रूवल्स हैं, या किस में ईजी है। तो अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टैब्लिश करता है तो इजीली सारा काम हो जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिए जाएं और जल्दी से जल्दी काम हो, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बिजनेसमैन को परेशान ना होना पड़े। इसी को लेकर एक वेब फॉर्म बनाया गया, स्पाइस प्लस, जिसमें 10 सर्विसेज ऐड की गई हैं। सारे 10 सर्विसेज इकट्ठी हो जाएंगी और 3 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एक ही फॉर्म के थ्रू कनेक्टेड हो गए, एक ही वेब बेस्ड फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड हो गए। कौन कौन से, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बॉम्बे के कुछ अपने एक्ट्स हैं जो वो भी इंक्लूडेड हैं इसमें। फीचर्स, इंटीग्रेटेड मतलब सबको मिलाकर एक फॉर्म बनाया गया है। 2 पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी। क्वेश्चन आ सकता है स्पाइस प्लस का फीचर बताओ। हालांकि चांसेस मुझे नहीं पता कितने हैं, बट मैंने डाल दिया ताकि आप समझ भी पाओ और इसको कर भी जाना। एग्जामिनर कहीं यही ना पूछ ले कि स्पाइस प्लस के फीचर्स क्या हैं बताओ, वो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर ना पूछें, वो सिर्फ यही पूछ लें कि एजाइल प्रो और स्पाइस प्लस का फीचर बताओ। तो मैंने आपको इसकी थ्योरी दे दी है कि आप इसको इजीली रेडी कर सको, और इसको रिटेन करना 10 मिनट का भी काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। पहला, नेम रिजर्वेशन हमेशा कंपनी का पहला पार्ट होता है। उसके बाद बकेट, खूब सारी सर्विसेज हैं इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्या होता है, MOA, AOA, डिक्लेरेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब साथ में लगेंगी। दिन नंबर पहले भी था, ये
पैन, टैन, ईपीएफओ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, बैंक अकाउंट, जीएसटी, ये हैं सारी की सारी सर्विसेज जो इसमें इंक्लूड हो गई। 9 ये हैं और 10th कौन सी हो गई? नेम रिजर्वेशन। सारा काम इससे आ गया। तो लॉ मेकर्स ने ये बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि रन सर्विस अभी रहेगी, बट किसके लिए रहेगी? सिर्फ जब कंपनी नाम चेंज करेगी। स्पाइस प्लस अब हो गया नई कंपनी के लिए, और रन किसके लिए हो गया? पहले रन ऑप्शनल था कि आप न्यू नेम ले लो फिर स्पाइस फाइल कर दो, और नेम चेंज करोगे तो रन ही जाएगा। और अब क्या किया इन्होंने कि अब रन को न्यू इनकॉर्पोरेशन से तो बिल्कुल ही हटा दिया। ये मेन चेंज है कि अब रन सिस्टम किसके लिए रह गया? ओनली फॉर नेम चेंज। रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ, ईएसआई मैंडेटरी हो गया हर कंपनी को। अब कोई भी कंपनी बनाएगा तो उनको यहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये 15 फरवरी 2020 से कंपलसरी हुआ है। पहले होता था नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने हुए तो एक्ट एप्लीकेबल होगा, बट कंपनी बनते ही आपको रजिस्ट्रेशन तो करानी पड़ेगी। बैंक अकाउंट भी इसके थ्रू मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट खुलेगा। अब इसका पर्पस क्या आ रहा है देख रहे हो आप, कि लेबर लॉज की कंप्लायंस साथ साथ करवा रही है गवर्नमेंट, मॉनिटरिंग करेगी बाद में, कंपनी के रिकॉर्ड में आ गई। सेकंड, बैंक अकाउंट इसके थ्रू खुलेगा। सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अब बैंक के एमसीए को पता है कि इस कंपनी ने कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। और मेन बैंक अकाउंट अब गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड हो गया। पहले क्या होता था, कंपनी बैंक अपना बैलेंस शीट जब फाइल करेगी तो पता चलता था कंपनी ने कहाँ बैंक अकाउंट खोल रखा है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होएगी तो जहाँ बैंक को जहाँ भी खोलना है हम खुद करेंगे कि कहाँ खोलना है, बट गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड चला जाएगा उसका। उसके बाद डिक्लेरेशन INC 9 जाता था, तो ये भी ऑटो जनरेटेड हो गया पीडीएफ फॉर्मेट में। हाँ, अगर 20 से ज़्यादा हैं तो फिर अलग से डिक्लेरेशन लगेगी। उसके बाद अगर किसी के पास, डायरेक्टर के पास डिन और पैन नंबर दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो उस केस में भी आपको फिर INC 9 अलग से फाइल करना पड़ेगा अलग अलग, अदरवाइज अब ये कंसोलिडेटेड फॉर्म का पार्ट हो गया। क्लियर हुआ जी? अब आया रूल 38, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। अब इस रूल 38 में फॉर्म नंबर कौन सा आया? 32, वही का वही है। मेमोरेंडम हम लगाते थे ई फॉर्म में, 34, 35 कोई चेंज नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी में याद करो मेमोरेंडम का फॉर्मेट चेंज हो जाता था 13 और AO का 31, तो वो चेंज होगा। अगर किसी कंपनी में 7 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं या कोई सब्सक्राइबर आउटसाइड इंडिया से साइन कर रहा है तो उनका मेमोरेंडम इलेक्ट्रॉनिकली नहीं जाता था, तो वो रिस्पेक्टिव टेबल की फॉर्मेट में जाता था। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। मतलब जब हम कंपनी बनाते हैं तो ई फॉर्म आ गया मेमोरेंडम और आर्टिकल का, वो अटैच हो जाता है INC 33 और 34 में। अगर NPO है तो INC 13 जो फॉर्म आया और 31 ये लग जाते हैं साथ में। और अगर किसी कंपनी में सब्सक्राइबर 7 से ज़्यादा हैं या उनके सब्सक्राइबर्स में से कोई पर्सन फॉरेनर है जो बाहर से साइन कर रहा है, तो उस केस में फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं जाएगा, तो वो INC 33 34 तो रहेगा बट वो ई वर्ड हट जाएगा और वो एज पर शेड्यूल हो जाएगा जो हम शेड्यूल 1 की टेबल्स में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट, अगर हम डिन अप्लाई कर रहे हैं तो 3 डायरेक्टर्स के लिए नेम रिजर्वेशन के साथ हम कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा ही है। आगे ये भी कोई चेंज नहीं है। नॉमिनल कैपिटल जिनकी 50 लाख या उससे कम थी तो उनके लिए फीस नहीं थी, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी। या जिस कंपनी में कैपिटल नहीं है, 20 से मेंबर 20 तक हैं, तो भी उनको फीस से एग्जेम्प्ट किया गया रजिस्ट्रेशन फीस। ये वही का वही है, मैंने सारा रूल डाल दिया है ताकि आप उसको यहीं से पढ़ लो। अब आपको पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को रिप्लेस कर लेना। अगर डायरेक्टर के पास डिन नहीं है तो आप डिन अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स का डिन अप्लाई हो सकता है यहां से। प्रमोटर और एप्लीकेंट मतलब प्रमोटर में से एक जना एप्लीकेंट कहलाया जाएगा जो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस को हैंडल करेगा और वही मेमोरेंडम प्रिपेयर करेंगे, बाकी साइनिंग अलग से होगी। ये क्लियर हुआ? फोटोग्राफ नहीं लगेंगी साथ में अब, क्योंकि आधार अटैच हो रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड में चला गया गवर्नमेंट के पास।
में रजिस्टर्ड ऑफिस का INC 22 फॉर्म आप साथ में भी दे सकते हो, और अगर आपने पहले ही कह दिया कि हमारा कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस ही रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा तो आपको फिर अलग से बाद में INC 22 की फाइलिंग नहीं करनी। ROC फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, 15 दिन का टाइम देंगे, कोई और इन्फॉर्मेशन जब फॉर्म फाइल हो जाएगा उसके बाद उनको कमी लगी तो वो मांग सकते हैं, और 15 दिन में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। 30 डेज से ज़्यादा का टाइम नहीं हो सकता एक्सटेंड करा कर भी, और जो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो INC 11 में मिलेगा। क्लियर हुआ जी ये? तो स्पाइस प्लस क्या निकला, कोई बहुत बड़ा हल्ला नहीं निकला, INC 32 वही का वही है। स्पाइस प्लस में ऐड हो गया ESI EPFO बैंक अकाउंट, अलग GST की रजिस्ट्रेशन। दो पार्ट में हो गया स्पाइस प्लस, एक नाम लेने के लिए, दूसरा बाकी सारे उसी फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। दिस इज स्पाइस प्लस। एजाइल प्रो INC 35 क्या है, जो ये रजिस्ट्रेशन होंगी INC 32 के साथ, ये फॉर्म साथ में अटैच होगा। क्लियर जी? चलें आगे। अगली अमेंडमेंट, अगली अमेंडमेंट आई है शेयर कैपिटल, जो आपका चैप्टर है। नए और पुराने सिलेबस दोनों का कंपनी लॉ में, अब कंपनी लॉ का पार्ट शुरू हो रहा है, सेटिंग अप का खत्म हो चुका है। स्वेट इक्विटी शेयर हम पढ़ते थे, स्वेट इक्विटी शेयर्स की हम लिमिट पढ़ते थे, कंपनी 15% तक पेड इन अ ईयर कर सकती है, टोटल 5 करोड़ तक कर सकती है, ये आप पढ़ सकते हो, और टोटल 25% ऑफ पेड अप कैपिटल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई चेंज नहीं है, मैंने लिख दिया है। सेक्शन 54 आपका स्वेट इक्विटी का है। जो चेंज आया है रूल 84 में आया है कि स्टार्टअप कंपनी की, आप याद करो कि थोड़ा सा पीरियड स्वेट इक्विटी 5 इयर्स तक कर सकती थी, जो अब चेंज होकर हो गया है 10 इयर्स। तो इसमें प्रोवाइजो में अमेंडमेंट है कि स्टार्टअप कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, इसका नाम चेंज हुआ है, पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, अब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड नाम हो गया इस डिपार्टमेंट का। ये एक चेंज है रेड कलर वाला। सेकंड 5 इयर्स की जगह टाइम क्या हो गया अब 10 इयर्स, ये आपको याद करना है। लिमिट वही है, अमाउंट वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ जो स्टार्टअप कंपनी 5 इयर्स तक कर सकती थी उसको बढ़ाकर 10 इयर्स कर दिया गया है। चले जी आगे, छोटा सा है ये भी बहुत सिंपल सी अमेंडमेंट है। सेक्शन 46 रूल 5, शेयर सर्टिफिकेट पर साइन कौन करेगा? तो साइन डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ये सब था। तो रूल 5 में दिया हुआ है कि, और ये साइन करने की जरूरत कब आएगी? जब शेयर डीमेट फॉर्म में नहीं है, तो उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। सरेंडर लेटर ऑफ अलॉटमेंट होगा, ये पुराना प्रोविजन है। जो मेन चेंज आना है मैं उस पर आ जाता हूं कि साइन कौन करेगा। देखो पहले था कि डायरेक्टर फैसिमाइल सिग्नेचर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मैकेनिकल। कंपनी सेक्रेटरी को मैनुअल सिग्नेचर करने पड़ते थे, मतलब शेयर सर्टिफिकेट पर डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो डायरेक्टर के सिग्नेचर ऑटोमेटेड हो सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक इमेज हो सकती थी, बट कंपनी सेक्रेटरी को मैनुअली करने पड़ते थे। तो पहले ये था, अब इसको ऐड कर दिया गया कि कंपनी सेक्रेटरी के भी सिग्नेचर फैसिमाइल मोड में हो सकते हैं। तो पहले यहाँ वर्ड होता था डायरेक्टर, यहाँ पर ऐड करके क्या कर दिया गया साथ में, कंपनी सेक्रेटरी। चलें जी आगे। DRR, DRR की मैं अलग से क्लास दे चुका हूँ आपको, YouTube पर भी डली हुई है, आपकी ड्राइव में भी डली हुई है, ये मैं सारा करा चुका हूँ कि DRR में अमेंडमेंट क्या आई है। कि सब रूल 7 रूल 18 के सब रूल 7 में क्लॉज B में सब क्लॉज 5 में अमेंडमेंट थी कि यहाँ पर पहले A और B होता था आइटम, जिसको हटाकर सिर्फ अब A रह गया है। तो इसको मैं यहाँ टाइम नहीं दूंगा, मैं ऑलरेडी आपको पूरी एक क्लास दे चुका हूँ 1 घंटे की। आपके पास क्लास है, YouTube पर भी अपलोडेड है, आप एक बार देखोगे यहाँ से पूरी अमेंडमेंट आपकी क्लियर हो जाएगी। अगली अमेंडमेंट है CSR पॉलिसीज एक्टिविटीज। CSR के साथ आप देखते हो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज लिखी हुई हैं। सेक्शन 135 को साथ में शेड्यूल 7 में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कंपनी खर्चा करेगी।
तो इसमें अमेंडमेंट बहुत आ गई हैं और कुछ दिसंबर के लिए हैं और कुछ जून के लिए अलग से भी एप्लीकेबल होंगी, वो मैं अलग करवाऊंगा। तो अभी आपने देखना है कि शेड्यूल 7 में कुछ न्यू एडिशंस हुए हैं। इन एडिशन को मैंने रेड कलर में कर दिया है कि क्या क्या हुआ है। इसको मुझे कोई टेक्निकल नहीं है, इसमें वर्ड ये ऐड किए गए हैं, हेल्थ केयर। अगर कंपनी हेल्थ केयर में जाती है, स्वच्छ भारत कोष आपने सुना होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, तो कंपनी यहाँ पर भी अपनी एक्टिविटीज़ कर सकती है जो सोशल CSR में कवर्ड होंगी। फिर एक ये ऐड किया गया है क्लॉज 5 में, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू क्लीन गंगा फंड, गवर्नमेंट का जो है वहाँ पर भी खर्चा कर सकती है कंपनी। 6 नंबर पर आया आर्मी, पैरामिलिट्री, वेटरनर्स, उनके डिपेंडेंट, विडोज के लिए भी खर्चा हो सकता है CSR का। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीज इमरजेंसी PM केयर फंड, आजकल बहुत सुन रहे होंगे आप, कोविड के टाइम पर आया था प्राइम मिनिस्टर PM केयर फंड, जिसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन लोगों ने किया कोविड से लड़ने के लिए, तो उसको भी कंपनी अपना CSR का पैसा यहाँ पर डोनेट कर सकती है। तो क्लियर हुआ जी, ये एडिशन आया साथ में। अगला सेक्शन 137, ये भी बहुत सिंपल सा एडिशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं हम, तो जो AOC 4 में जाता है, आपने देखा होगा जब हम फाइलिंग करते हैं ROC को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड जाती हैं, तो सेक्शन 137 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो उसमें एक ऐड किया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का जो फॉर्म होगा AOC 4 के साथ NBFC साथ में लगा होगा और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। तो ये फॉर्म मतलब अब अगर सारी कंपनियां अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल कर रही हैं तो वो AOC 4 में ही करेंगी। कंसोलिडेटेड है तो CFS लग जाता था, बट अगर NBFC है तो AOC 4 के साथ वर्ड क्या लग गया, NBFC। ये फॉर्म का नाम है IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो एक अलग से फॉर्म जाए, इनका फॉर्म हो गया बस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देखो भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होना जरूरी है। किस कंपनी में जरूरी है, पहले तो ये याद करो, लिस्टेड कंपनी में और अनलिस्टेड पब्लिक में, और उसकी लिमिट्स दी हुई हैं आपको, जिसकी पेड अप 10 करोड़ और मोर है। PTL हम पढ़ते हैं, टर्नओवर, पेड अप, टर्नओवर, लोन्स, 3 चीजें पढ़ते हैं हम। तो इस लिमिट्स में जब कंपनी आ गई तो उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उसकी आपने सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में पढ़ा था कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता, लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने कंपनी में अपॉइंट तो करवा दिया, क्या कंपनी को रखना है इसलिए रख ले, या उसका कुछ यूज भी हो सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो उसकी, या सिर्फ वो अपनी सैलरी ले, फीस ले और कंपनी पे बर्डन बना रहे। अब वो पर्सन कंपनी में अपॉइंट हो गया, उसको कंपनी के काम की नॉलेज नहीं है, वो कुछ अपनी एडवाइस नहीं दे सकता, कुछ मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, तो उसको रखने का पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन पा रही थी कि जो पर्सन कंपनी में अपॉइंट हो रहा है वो वेल क्वालिफाइड है कि नहीं, कंपनी लॉ मैटर्स को समझता है कि नहीं, अदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि नहीं। दूसरा, कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से लाएगी, इसके लिए सेक्शन 150 में डाटा बैंक बोला गया था कि गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। तो एक तरह का प्लेसमेंट एजेंसी जैसे Naukri.com हो गया, तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डाटा बैंक होगा गवर्नमेंट की एजेंसी के पास। तो जो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो अपना नाम दे दें, तो कंपनी जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएगी कि उसको अपॉइंट करना है, तो या तो वो खुद से ढूंढ ले या वो डाटा बैंक से वो पर्सन को कॉल कर ले, अपना अपॉइंट करना नहीं करना उनकी मर्जी। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब हमने ये पढ़ा कि अब किस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है ये हम जानते हैं। अब जिस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या तो खुद चूज कर ले, 2 रास्ते दे दिए गए, एक रास्ता खुद चूज कर ले, दूसरा रास्ता आप डाटा बैंक जो गवर्नमेंट ने मेंटेन है वहां से नाम ले लो, फिर आप चेक करो कि वो पर्सन आपको सूट करता है या नहीं करता। इसके साथ है एक नई चीज जोड़ दी गई कि जो भी लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं या ऑलरेडी हैं
या जो नए बनने जा रहे हैं, इनका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट का मतलब ये है कि आपको वो टेस्ट पास करोगे तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। अब टेस्ट में क्या पूछा जाएगा जी? कंपनी लॉ से रिलेटेड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड लॉ मैटर्स को पूछा जाएगा, अदर लॉज को पूछा जाएगा कि उस पर्सन के, क्योंकि उसको कंपनी पर एज अ वॉचडॉग बिठाया जा रहा है, तो वो नॉलेजेबल भी है कि नहीं। जैसे देखो, आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है तो सेबी एक टेस्ट लेती है पहले। आपको सब ब्रोकर बनना है, सेबी टेस्ट लेती है। मर्चेंट बैंकर बनना है, म्यूचुअल फंड का एजेंट बनना है, हर चीज का ऑनलाइन टेस्ट है NISM पे। जो लोग सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं उन्होंने मेरे मुंह से कई बार सुना भी होगा। तो वो टेस्ट लेने का पर्पस ये होता है कि उनको पहले नॉलेज है या नहीं, पहले चेक किया जाए। तो ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। अब मान लो मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी में, या मैं चाहता हूं कि मुझे कोई बुलाए कंपनी और मैं उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनूं, तो मेरे पास क्या रास्ता है? मैं कुछ कंपनियों को अपना रिज्यूम भेजूं। दूसरा, मैं एक गवर्नमेंट का मेंटेन डाटा बैंक है उसमें चला जाऊं और वहां पर अपना नाम एनरोल कर दूं। पहले तक तो यही चल रहा था कि नाम एनरोल्ड है, अब कंपनी को मैं सूटेबल लगूंगा तो मेरे को वो बुला लेगी। अब क्या हुआ जी, मेरा नाम तो डाटा बैंक में जाएगा, प्लस मुझे एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो गवर्नमेंट का नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट होगा वो टेस्ट लेगा ऑनलाइन। उसमें मेरे को 60% मार्क्स कम से कम लाने हैं, और अगर मैं पास हो गया तो मैं एलिजिबल हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। तो मतलब मेरी नॉलेज, एक्सपीरियंस को एक कंक्लूड किया जा रहा है कि वेदर आई एम एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट। तो सपोज एक एग्जांपल से देखते हैं। आप या मैं desire to be appointed as independent director। हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, किस में? इन कंपनी। तो अब कंपनियां तो बहुत सारी हैं, सपोज रिलायंस, TCS, ITC, टाटा ग्रुप की बहुत सारी, टाटा पावर, टाटा कॉफी, टाटा कैपिटल, बहुत सारी कंपनियां, टाटा स्टील, टाटा मोटर, ऐसे बहुत सारी कंपनियों में क्या हम अपने रिज्यूम भेजें? यहाँ पर हमारे पास रास्ता क्या है? हम यहाँ पर रिज्यूम भेजें। अब दूसरा रास्ता क्या आ गया कि एक डाटा बैंक है ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हम यहाँ पर अपना रिज्यूम भेज दें और ये कंपनियां अपने आप यहाँ पर चेक करेंगी और वो कॉल करेंगी हमें। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए कि जो जो अपॉइंट होना चाहते हैं, एक तरह का प्लेसमेंट सेल बन गया Naukri.com की तरह। तो ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डाटा बैंक बन गया। अब एक तरह से, अब ये तो हुआ कैंडिडेट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बीच में कौन आ गया? एक इंस्टीट्यूट है, देखो इसका नाम भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, आपके रूल में लिखा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये MCA का है। ये एक डाटा बैंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये एक एजेंसी आ गई जो गवर्नमेंट की है। वहां से अब हम कंपनी में जाएंगे। अब यहां पर हम पहले क्या करेंगे? नेम हमारा इंक्लूड होना चाहिए या एनरोल्ड होना चाहिए, किस में? इनके डाटा बैंक में। प्लस हमें क्या पास करना है? सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
विद 60% मार्क्स। अब अगर नहीं आते तो दोबारा देना पड़ेगा। जैसे आपने आईबीसी में भी पढ़ा होगा, आईबीसी का प्रोफेशनल बनना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, सॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है आईबीसी में तो। क्लियर हुआ जी? तो ये दो स्टेप हो गए। जब ये दो हो जाएंगे तो कंपनी यहां से हमें चेक करेगी और कॉल करेगी। ये आया जी रूल 6 जो सेक्शन 150 के साथ आया। 149 तो कहता है किस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। सेक्शन 150 कहता है कि एक डाटा बैंक गवर्नमेंट मेंटेन करेगी, कंपनी वहां से पर्सन को ले सकती है। अब सेक्शन 150 तक तो कोई चेंज नहीं आया, असली चेंज आया रूल में। देखो सेक्शन 6 कंप्लीटली चेंज कब से? 1 दिसंबर 19 से। सेक्शन 150 तो मतलब जून के लिए हम नवंबर तक की अमेंडमेंट लेते हैं, तो ये दिसंबर के लिए ही एप्लीकेबल हुआ, तो जून में नहीं था। 6 महीने पहले की अमेंडमेंट आती हैं आपके पास, तो जो जून में पेपर होते हैं उसके लिए नहीं था, ये दिसंबर के लिए हुआ है। मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक। देखो सेक्शन 149 ने तो कहा कौन होगा, 150 ने बोला कैसे होगा, तो मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम डाटा बैंक। इंस्टीट्यूट होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जिसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो वेबसाइट बनाएगा। ये आप पढ़ चुके हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो भी डाटा बैंक बनेगा वो सच रूल्स के हिसाब से बनेगा। हमारे लिए मेन क्या है अब? रूल 6। रूल 6 कहता है कि आपको क्या करना है। एवरी इंडिविजुअल, अब दो लोग हैं, जिस दिन ये रूल नोटिफाई हुआ 1 दिसंबर 2019 को, तो उस दिन तक जितने लोग थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी अपॉइंटेड। दूसरा, इसके बाद जो अपॉइंट होना चाहते हैं, तो जिन लोगों के पास पहले से अपॉइंटेड थे उनको पहले 10 मंथ का टाइम दिया गया था, जो अब चेंज होकर हो गया 13 मंथ। कब से हुआ है वो? विद इफेक्ट फ्रॉम, पहले 10 मंथ था, तो मैं अब आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप 10 मंथ लिखो दिसंबर वाले, और साथ में आप ये लिख कर देख कर आओ कि नाउ इट हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड टू 13 मंथ्स। मतलब पहले ये टाइम क्या था? 10 मंथ्स। अब प्लस कितने मिल गए? 3 मंथ्स की और एक्सटेंशन मिल गई, क्योंकि कोविड के चक्कर में टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। 10 मंथ्स कब खत्म हो रहे थे? ये सितंबर में। तो बहुत सारा टाइम कोविड में निकला, लॉकडाउन में निकला, तो उसकी एक्सटेंशन दी है गवर्नमेंट ने 3 मंथ्स। तो अगर ये एक्सटेंशन आई है 28 सितंबर को, अभी मैं आपको एडवाइस यही करूंगा, आप दोनों लिख कर आओ। पहले आप अपना 10 मंथ्स लिखो, या 13 लिखते हो तो ब्रैकेट में 10 लिखो, 10 लिखते हो तो ब्रैकेट में 13 लिखो। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 13 मंथ्स। मतलब अब दिसंबर 2020 तक हर पर्सन को जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है उसको 13 मंथ्स का टाइम मिला है कि भाई टेस्ट दे दे, अपना नाम डाटा बैंक में ले आ और टेस्ट दे दे। उसके बाद जो पर्सन अपॉइंट होना चाहता है, अब उसको अपॉइंट होने से पहले उसको क्या करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है इंस्टीट्यूट को, और उसका नाम डाटा बैंक में आ जाना चाहिए। अब वो डाटा बैंक में रहेगा तो फीस देनी पड़ेगी, ये इंस्टीट्यूट अपना खर्चा कहाँ से चलाएगा? अब naukri.com पे अगर मैं रिज्यूम अपलोड करूँ, matrimonial.com पे रिज्यूम अपलोड करूँ, वो मेरे से चार्जेस लेते हैं। मैं किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी के पास अपना रिज्यूम दूँ कि मेरे को नौकरी चाहिए, कोई भी पर्सन, तो वो चार्जेस लेते हैं। ऐसे ही ये इंस्टीट्यूट हमसे चार्जेस लेगा। अब अगर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो हमें फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो हमें उसकी मेंबरशिप लेनी है 1 साल की, 5 साल की, या लाइफ टाइम। अगर 1 साल की ली तो रिन्यूअल कराना पड़ेगा, दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। 5 साल की ली तो 5 साल के हिसाब से फीस होगी, और अगर लाइफ टाइम हुई तो लाइफ टाइम के हिसाब से। और अगर किसी पर्सन के पास डिन नहीं है, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकता है, बाद में वो डिन ले सकता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब जब उसका नाम इंक्लूड हो गया तो रिन्यू कराना पड़ेगा, जब उसका पीरियड 1 और 5 ईयर का हो गया। और अगर उसने लाइफ टाइम कर रखा है तो उसको रिन्यूअल नहीं कराना, कोई फीस नहीं देनी।
एक्सपायरी ऑफ पीरियड जब तक उसका नाम डाटा बैंक में था, या हटा दिया गया था, दोबारा ऐड हो रहा है तो भी आपको ऐड होना पड़ेगा। एक डिक्लेरेशन देगा वो जब भी वो दोबारा ज्वाइन करेगा। इसको भी कुछ ज़्यादा हमें नहीं देखना। मेन आया ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। हमारी असेसमेंट हो रही है, ऑनलाइन देंगे, हम अपने घर से बैठ के दे सकते हैं। उसका तरीका ये होता है, मान लो मुझे टेस्ट देना है, आपको टेस्ट देना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो हम क्या करें, पहले तो यहाँ पर एनरोल करवाएं, फिर हम इस इंस्टीट्यूट से एक टाइम स्लॉट लेंगे कि किस डेट पर हमें वो टाइम स्लॉट मिलेगा, उस टाइम पर हमें यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, हम लॉगिन करेंगे और टेस्ट दे। जैसे आप प्री टेस्ट देते हो अपने एग्जाम के, तो यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है, न्यू सिलेबस वाले प्री टेस्ट देते हैं, तो सेम वैसे ही ये टेस्ट जाएगा। अब तो बहुत जल्दी रिलेट कर लोगे कि प्री टेस्ट तो आप लोग दे चुके हो न्यू सिलेबस वाले। तो ऑनलाइन दोगे आप, कितने दिन के अंदर देना है, जैसे ही हमने डाटा बैंक में एनरोल किया तो 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर हम ये टेस्ट दे देंगे। किसको एग्जेम्पशन दी गई है कि जो टेस्ट ना दे? अब एक आदमी है 20 साल से टाटा ग्रुप में रिलायंस का डायरेक्टर है, केएमपी है, अब वो पर्सन किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है, हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंसड है, क्या उसकी ज़रूरत है टेस्ट लेने की? तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट दे देगी कि अगर आपका एज अ डायरेक्टर, एज अ केएमपी, या आप कहीं भी काम कर रहे थे एज अ डायरेक्टर या केएमपी और 10 साल हो चुके हैं, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एग्जेम्प्टेड हो। बट वो एक्सपीरियंस कहाँ काउंट होना चाहिए? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप 10 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ है, रियल लोन 50 करोड़ से ऊपर है। तो अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में 20 साल डायरेक्टर था तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। मैं अगर किसी लिस्टेड कंपनी में 10 साल या 10 साल से ज़्यादा था तो काउंट होगा, या अनलिस्टेड पब्लिक में था बट उसकी एक ही कंडीशन है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ होनी चाहिए। अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा थी मैं 10 साल उस कंपनी में रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा। या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर। 10 साल का पीरियड ऐसा नहीं होगा मैं एक कंपनी में 5 साल रहा, दूसरे में 5 रहा, तो कंसोलिडेटेड एक बार काउंट होकर 10 ईयर्स होगा, मतलब दो जगह भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 60% मार्क्स होने चाहिए। आप एक बार फेल हो गए तो दोबारा टेस्ट दे सकते हो, फीस देनी पड़ेगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा समराइज कर दिया है आपको स्लाइड की फॉर्म में, आप यहाँ से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमने क्या समझा कि दो तरह के लोग आ गए, सारा ही गया। देखो यहाँ पर दो तरह के लोग आ गए। होल्डिंग पोजीशन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन 1 दिसंबर 2019, और दूसरे आ गए पर्सन desires to be appointed as ID after 1 दिसंबर 2019। दोनों को क्या करना है? गेट एनरोल्ड इन डाटा बैंक maintained by Institute of Corporate Affairs. Second, pass self assessment proficiency test।
ये दो काम है, इनको कितने टाइम में करना है? विद इन 13 मंथ्स, जो एक्सटेंड हो चुका है, और इनको करना है बिफोर अपॉइंटमेंट। तो पहला क्वेश्चन तो ये बना कि किसको करना है। सेकंड, कब करना है? जब आप एनरोल हो गए, 12 मंथ के अंदर आपको टेस्ट पास करना है, सेल्फ असेसमेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कैसे करना है? ऑनलाइन होगा, अपने घर से दे सकते हो, सेल्फ प्रोमाइसिस से हो सकता है, प्री बुक्ड टाइम स्लॉट लोगे आप, फीस पे करनी पड़ेगी जो भी इंस्टीट्यूट कर रहा है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पासिंग परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 60%, और अगर इससे कम आए तो फेल दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ जी यहां तक? एक सेकेंड, मैं दोबारा लगा दूंगा, एक बार इसको सेव कर लूं। देखो, तो हमें क्या मिला कि 1 ईयर के अंदर करना है, ऑनलाइन होगा, अपनी जगह बैठ कर दे सकते हैं, टाइम स्लॉट लेंगे, फी पे करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट के थ्रू होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एग्जेम्पशन, कब ये टेस्ट नहीं देना? अगर मैं डायरेक्टर या केएमपी हूँ, कितने साल? 10 या 10 ईयर से ज़्यादा, किस कंपनी में? लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक जिसमें 10 करोड़ का पेडअप है, या कोई अदर लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है। ये 3 तरह से हैं, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी मुझे। टेन ईयर कैसे काउंट होगा? अगर मैं 2 या 2 कंपनियों में काउंट कर रहा हूं, तो जितनी, मतलब एट ए टाइम मैंने 2 कंपनियों में था 5 साल, दोनों में सेम टाइम रहा, तो 5 ही काउंट होंगे। बट अगर एक कंपनी में 5 साल था, फिर छोड़कर अगले 5 साल हुआ, तो 10 साल काउंट होंगे। क्लियर हुआ जी ये? तो ये आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके चलना। अगला जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जून के लिए भी अमेंडमेंट थी, जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, आपकी ड्राइव में डली हुई है, गूगल ड्राइव पे डली हुई है, नोट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ हो चुका है। लिमिट्स चेंज हुई थी, परसेंटेज चेंज हुई थी, सब कुछ रूल 15 का हो चुका है, उसमें कोई नहीं है। अब नई अमेंडमेंट जो दिसंबर के लिए इन्होंने डाल दी, उसमें क्या किया गया है? सेक्शन 181, 188(1), उसमें यह बोला गया था कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, कौन रिलेटेड पार्टीज हैं। उसके प्रोवाइजो में चेंज आया है। पहला प्रोवाइजो था कि रूल 15 के हिसाब से अगर वो लिमिट्स में आ गई तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, ये बोला गया था। मतलब कोई भी कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है या रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करती है, और अगर रूल 15 की लिमिट में आ रही है, तो ओआर पास होगा। सेकंड प्रोवाइजो था कि उसमें जब ओआर होगा, तो अगर मेंबर शेयर होल्डर खुद रिलेटेड पार्टी है, तो वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोटिंग नहीं करेगा। ये 2 प्रोविजंस हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन याद करो, हमने पढ़ा था कि रिलेटेड पार्टी कौन होती हैं, रिकॉल कर लेना, एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा जून वाला नया, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे भी पढ़ी है, आपकी गूगल ड्राइव पे भी पढ़ी है, कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मैंने पूरा डिटेल में कराया कि रिलेटेड पार्टी कौन है, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कितने अमाउंट तक जनरल मीटिंग नहीं बुलानी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, और कितने अमाउंट से ज़्यादा पर जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब अगर वो लिमिट एक्ससीड हो रही है और जिस पार्टी से मीटिंग हो रही है डील हो रही है, वो रिलेटेड पार्टी है, तो उस केस में जनरल मीटिंग पास होगी, बुलाना पड़ेगा, ओआर पास होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकते। बट अगर ये काम
ये दोनों कंडीशंस किस कंपनी को फॉलो नहीं करनी? गवर्नमेंट कंपनी को। ये एक नई आई है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो शैल नॉट अप्लाई। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कह रहा था? जनरल मीटिंग पर ओआर पास होगा इफ रूल 15 की लिमिट्स अप्लाई हो रही हैं। और सेकंड प्रोवाइजो क्या कह रहा था? रिलेटेड पार्टी मेंबर शैल नॉट वोट। ये दो चीजें क्लियर। बट अगर गवर्नमेंट कंपनी है और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ या किसी गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट ही मेंबर है, सामने वाली भी गवर्नमेंट, तो इसमें कोई ओआर की जरूरत नहीं है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास कर देंगे। मतलब ये समझो कि अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है, वो कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, रूल 15 की लिमिट से ऊपर जा रही है, तो जनरल मीटिंग बुलानी थी। तो गवर्नमेंट कंपनी अगर दूसरी गवर्नमेंट कंपनी से कर रही है या सामने वाली पार्टी गवर्नमेंट है, तो उस केस में फिर जनरल मीटिंग नहीं बुलानी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास कर लेंगे। और अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है गवर्नमेंट कंपनी, तो वो भी अप्रूवल ले लेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस वो मिनिस्ट्री से है। ऑयल कंपनी है तो ऑयल मिनिस्ट्री से, जिस भी टेलीकॉम है तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री से, फॉर एग्जांपल एमटीएनएल तो वो तो लिस्टेड कंपनी है, बीएसएनएल अनलिस्टेड कंपनी है, तो बीएसएनएल कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है और सामने वाली पार्टी गवर्नमेंट ही है, तो उसको जनरल मीटिंग नहीं बुलानी, वो अपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले लेगा। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं। दिस इज न्यू अमेंडमेंट। मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप पिछला जितना भी कर चुके हो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ये देखना है कि सेक्शन 188 का फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो जो कह रहे हैं उसमें गवर्नमेंट कंपनी अगर दूसरी गवर्नमेंट कंपनी से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से करती है तो एग्जेम्प्टेड है, उसको ओआर और जनरल मीटिंग नहीं बुलानी। क्लियर हुआ जी? चलें आगे। ये एक और अगली इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। ये आप सब जानते हो, हल्ला मचा था, 5 करोड़ वाली पेडअप 10 करोड़ हो गई। सीधी सी बात, सिंपल सी बात मालूम है हमें। ये एप्लीकेबल एक्चुअल में हुई है 1 अप्रैल 2020 से, तो जून के लिए भी हमने नहीं कराई थी। अब किसके लिए करनी है जी? ये दिसंबर के लिए। देखो, आप सीएस का नाम सबसे पहले किस में पढ़ते हो? सेक्शन 203 केएमपी में सीएस को लिया गया। फिर हम पढ़ते हैं रूल 8 और रूल 8A। तो रूल 8A मेनली सीएस का है, रूल 8A कहता है केएमपी किस कंपनी को रखने हैं। तो सेक्शन 203 तो कहता है हर कंपनी जो रूल 8A में आ रही है उसको केएमपी रखने हैं। तो आप केएमपी का मैंने रूल डाल दिया, पढ़ लोगे आप। रूल 8 में अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, तो रूल 8 कहता है किस कंपनी को केएमपी अपॉइंट करने हैं। लिस्टेड को तो सारे करने हैं, अनलिस्टेड जो पब्लिक है उसकी पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ है तो करने हैं। और कंपनी सेक्रेटरी का भी आ जाता था कि 10 करोड़। अब जो नया रूल 8A में अमेंडमेंट आई है, चेंज किस में आया है? रूल 8 में भी नहीं आया, 203 में भी नहीं आया। रूल 8 में स्पेसिफिकली नाम क्या कर दिया गया? प्राइवेट कंपनी। कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, उसको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना है। मतलब अब लेस देन 10 करोड़ वाली, चाहे पब्लिक अनलिस्टेड या प्राइवेट, दोनों को सीएस नहीं रखना। ये अमेंडमेंट आई थी। पहले 5 करोड़ की लिमिट थी, वो क्या हो गई? 10 करोड़। इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो या कोई कंफ्यूजन ना रहे तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइड इसकी भी बना दी है, आप नोटिंग कर लेना। देखो, सेक्शन 203 क्या कहता था? केएमपी रखने और केएमपी अपॉइंट होंगे कुछ कंपनियों में जो रूल 8 में। रूल 8 क्या कहता था? एवरी लिस्टेड कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी, मतलब अनलिस्टेड जिसकी 10 करोड़ है। अब रूल 8 किसके लिए हो गया स्पेसिफिकली? पब्लिक लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड विद 10 करोड़ पेड अप कैपिटल, वो अपॉइंट करेंगी होल टाइम केएमपी।
अब बात आई प्राइवेट कंपनी कहाँ जाएगी, तो रूल 8A में प्राइवेट कंपनी को डाल दिया गया नाम लेकर कि अगर प्राइवेट कंपनी की 10 करोड़ की पेडअप है तो वो भी होल टाइम सीएस अपॉइंट करेंगे। इस सारी बात का क्रक्स मैं निकालूं तो क्या निकला, क्या क्रक्स निकला? सीएस होल टाइम एम्प्लॉयमेंट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी किस में आया, लिस्टेड कंपनी, और जो पब्लिक अनलिस्टेड है विद पेड अप ₹10 करोड़। यहां तक बात समझ आई जी? दूसरा प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप 10 करोड़ और मोर। क्लियर हुआ जी? यहाँ तो ये प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी और लिस्टेड। नॉट कंपल्सरी किस में हो गया, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक कौन सी, अनलिस्टेड, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितने करोड़ से कम है, तो उनके लिए क्या हो गया, ये ऑप्शनल, वो अपॉइंट करें या ना करें, और ये क्या हो गया, कंपल्सरी। ठीक है जी, रूल 8A में ये चेंज आया, प्राइवेट कंपनी का अलग से नाम ले दिया गया। अब अगला भी सेक्शन 204 के साथ रूल में ही चेंज है, सेक्रेटेरियल ऑडिट। ये हमारा स्कोप बड़ा है, पिछले में स्कोप कम हुआ, 5 करोड़ से लिमिट 10 करोड़ हो गई, बट यहाँ पर स्कोप बड़ा है सेक्रेटेरियल ऑडिट में कि प्राइवेट कंपनी भी कवर हो गई है यहाँ पर। दूसरा वो कंपनी भी कवर। अब याद करो पहले तो सेक्रेटेरियल ऑडिट किसको जरूरी है, पहला एवरी लिस्टेड कंपनी, सेकेंड एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है या 50 करोड़ है, या टर्नओवर 250 करोड़ है। दो चीजें आती थी। तो देखो सेक्शन 204 कहता था एवरी लिस्टेड कंपनी और रूल 9 वाली कंपनी। रूल 9 वाली कंपनी कौन सी थी, पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कितनी है 50 करोड़, टर्नओवर कितनी है 250 करोड़। तो ये कौन सी थी, अनलिस्टेड पब्लिक। यहां तक सही है। मेन हुआ ये न्यू क्लॉज आई सी, उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी लिस्टेड है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट कराएगी, चाहे उसकी पेड अप टर्नओवर कुछ भी है। दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट कब कराएगी, जब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है या टर्नओवर 250 करोड़ है या उससे ज्यादा है। अब क्लॉज सी डाल दी गई, थर्ड कंडीशन लोन्स। पहली तो पेड अप कैपिटल, फिर आई टर्नओवर, तीसरी क्या आ गई, लोन्स। कि अगर किसी भी कंपनी ने, सी कहता है एवरी कंपनी, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात करता है, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर लैंग्वेज ध्यान रखना, कंपनी चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, अगर उसके लोन्स बोरोइंग बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो भी सेक्रेटेरियल ऑडिट कराएगा। मतलब अगर मेरी कंपनी, मैं अब इसको अपनी स्लाइड अपनी भाषा में समझाऊं, सेक्शन 204 ने क्या कहा, एवरी लिस्टेड कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट कराएगी, और रूल 9 वाली कंपनी कौन सी आ गई, पब्लिक कंपनी जिसकी 50 करोड़ की पेड अप है और टर्नओवर है 250 करोड़। अब थर्ड कंपनी एवरी कंपनी, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, अगर उसने लोन ले रखे हैं, बट लोन किसी प्राइवेट पर्सन एनबीएफसी से नहीं, किससे, किसी बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और कितने रुपए के, 100 करोड़ के या उससे ज्यादा के, तो उनको सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जिसकी लेस देन 50 करोड़ पेड अप है, 250 करोड़ टर्नओवर है, बट उसके लोन 100 करोड़ हो गए, तो भी उसको कराना पड़ेगा।
इसको एक और फॉर्म में देखो। अब मैं ये समझा सेक्रेटेरियल ऑडिट किसको चाहिए? एवरी लिस्टेड कंपनी, उसके बाद एवरी कंपनी, अब वो पब्लिक है तो पब्लिक के लिए 3 कंडीशन हो गई। पेड अप ₹50 करोड़ और मोर, और इसके लिए कंडीशन और बढ़ गई, लोन्स, बट किससे? बैंक या पीएफआई। इसके अलावा है तो कोई दिक्कत नहीं, 100 करोड़ और मोर। और प्राइवेट कंपनी के लिए ये नहीं है, ये नहीं है, क्या अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा। क्लियर हुआ जी? तो प्राइवेट कंपनी पर सिर्फ एक कंडीशन है कि सिर्फ उसने लोन ले लिए, तो ये हमारा एक वर्क एरिया बढ़ गया। पहले सेक्रेटेरियल ऑडिट में प्राइवेट कंपनी कवर्ड ही नहीं थी, तो उस केस में हमारा स्कोप बढ़ा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का। दूसरा, पब्लिक कंपनी की मान लो पेड अप 50 करोड़ से कम है, टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, बट लोन 100 करोड़ है, तो भी उसको सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। तो हमारा दोनों जगह स्कोप बढ़ गया, काम बढ़ा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का। ठीक है जी, क्लोज करूं इसको अब। अगली अपॉइंटमेंट है माइनॉरिटी रूल्स, मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट जिसको कहते हैं। ये एक्चुअल में जून 2020 के लिए एप्लीकेबल हो गई थी, बट कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि उनके रह गए हैं, तो मैंने कहा मैं दोबारा करा दूं। और जो बच्चे मेरे से नहीं भी पढ़ रहे, अगर वो बाहर हैं, नहीं अपडेट हो पाई या उनकी बुक अपडेट नहीं हो पाई, तो मैंने ये सारा दोबारा से एक बार आपको करवा दूं। देखो, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट या मेजॉरिटी रूल्स माइनॉरिटी पावर्स का मतलब क्या था कि हर कंपनी में मेजॉरिटी की चलती है। वोटिंग पावर से मैंने एग्जांपल समझा रखे हैं कि ओआर पास होगा तो 50% से ज़्यादा, एसआर पास होगा तो 75% या उससे ज़्यादा। तो माइनॉरिटी हमेशा दब के रहती है, उनको मेजॉरिटी की बात माननी पड़ती है। ये सेक्शन माइनॉरिटी को सहारा देते हैं कि अगर मेजॉरिटी गलत काम कर रही है, अपनी वोटिंग पावर का गलत फायदा उठा रही है, या मैनेजमेंट गड़बड़ कर रही है, तो वो लोग ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सेक्शन 21 से लेकर आगे फर्दर सेक्शन इसी के पढ़े थे। तो सेक्शन 21 कहता है कि एप्लीकेशन फॉर ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन, कि दबाया जा रहा है माइनॉरिटी को, मेजॉरिटी अपनी बदमाशी कर रही है, अपनी पावर का रॉन्ग यूज कर रही है। तो इसके लिए 3 सब सेक्शन आए हैं, 241, 3, 4, 5, 3 सब सेक्शन ऐड हुए हैं। ये तो सबसेक्शन 1 है, अभी 2 भी सेम है, 3 और 4। 1 में इसलिए आपको डाल दिया यहाँ पर, रिकॉल कर सको कि कोई भी मेंबर कंप्लेंट कर सकता है। अब बताओ ट्रिब्यूनल के पास कौन जा सकता है ऑपरेशन के लिए? कोई भी मेंबर जिसको लगता है कि कंपनी के अफेयर्स ठीक नहीं चल रहे, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हैं, या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी में वोटिंग पावर में स्ट्रक्चरल चेंज ऐसा हुआ है जो कंपनी के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को। ये आप जान सकते हो। कितने लोग जाएंगे ये दे रखा है सेक्शन 244 में। फिर दूसरा कौन जा सकता है ट्रिब्यूनल? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ऑपरेशन के खिलाफ या तो कोई मेंबर चला जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद लगे, तो वो ट्रिब्यूनल को बोल सकती है कि जी चेक करो, इस कंपनी में गड़बड़ हो रही है। अब सब सेक्शन 3 नया लाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ा दी गई कि उसको लग रहा है कि ऐसे हालात हो रहे हैं कि जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो फ्रॉड में इन्वॉल्व पाए गए, या कंपनी का बिजनेस प्रिंसिपल्स के साथ ठीक नहीं हो रहा, या कंपनी में जो काम हो रहा है वो बिजनेस इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, या कंपनी का बिजनेस फ्रॉड के लिए हो रहा है क्रेडिटर्स के लिए।
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि जो लोग कंपनी संभाल रहे हैं वो खुद फ्रॉडिया निकले, या कंपनी का जो बिजनेस है बिजनेस एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ नहीं चल रहा, या कंपनी का जो बिजनेस हो रहा है वो अगेंस्ट द इंडस्ट्री जा रहा है, या कंपनी में फ्रॉड हो रहा है जो क्रेडिटर्स का नुकसान कर सकता है। तो ये सेक्शन 3 और ऐड किया गया कि पहले तो गवर्नमेंट सिर्फ एप्लीकेशन देती थी ट्रिब्यूनल को, अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद केस कर सकती है और ट्रिब्यूनल को रेफर भी कर सकती है कि इसमें इंक्वायरी करो। और सबसेक्शन 4 में ऐड किया गया जिसके अगेंस्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम दिया कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनको क्या कॉल किया जाएगा यहाँ पर, रिस्पोंडेंट, और उसमें स्टेटमेंट देगी गवर्नमेंट सारी कि क्या क्या हालात हैं, और वो वेरीफाई होगी, रिस्पोंडेंट से भी साइन कराई जाएगी और सीपीसी पूरा एप्लीकेबल होगा। यहाँ तक समझ आया। 241 कहता है हु कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल, मेंबर या गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद भी मेंबर के कहने पे भी जा सकती है, खुद भी जा सकती है, या उसको लगा कि कंपनी में गड़बड़ हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो भी वो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकती है और ट्रिब्यूनल को मैटर रेफर कर सकती है। सेक्शन 242 कहता है कि ट्रिब्यूनल क्या करेगी, पावर्स और ट्रिब्यूनल दे रखी हैं, तो ट्रिब्यूनल की पावर है इन्वेस्टिगेट करेगी, कॉल करेगी, हियरिंग करेगी, फिर अपना डिसीजन देगी। अब इस सेक्शन 242 में एक नया सबसेक्शन ऐड हो गया 4A, सबसेक्शन 4 के बाद, कि ट्रिब्यूनल जब ये सारा देखेगी तो वो एक फाइनल डिसीजन देगी कि जिस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई थी, इंक्वायरी हुई थी, रिस्पोंडेंट, वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है या नहीं। फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब है कि जो पर्सन फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, नई कंपनी नहीं खोल सकता, कोई पब्लिक इशू नहीं ला सकता, तो अनफिट डिक्लेयर हो जाते हैं। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं रह गए, अब ये इंडिया में आए तो किसी भी कंपनी में अपॉइंट इजीली नहीं हो सकते। तो सेक्शन 242 का सबसेक्शन 4(1) में स्पेसिफिकली ट्रिब्यूनल को ये पावर दी गई कि आप किसी भी पर्सन को अनफिट डिक्लेयर कर सकते हो। तो अगर वो पर्सन फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है तो क्या होगा? सेक्शन 243 कहता है कि जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो कैंसिल होंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैंसिल होंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसी में एक सबसेक्शन 1A और 1B डाला गया कि जो पर्सन नॉट फिट एंड प्रॉपर पाया गया, जिसको डिक्लेयर कर दिया ही इज नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन, वो पर्सन अब किसी भी कंपनी में 5 साल तक एज अ डायरेक्टर या मैनेजमेंट पोजीशन पर एज अ ऑफिसर नहीं आएगा। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल सिचुएशन बना देगा कि अगर ट्रिब्यूनल ने किसी को नॉट फिट प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर कर दिया तो वो पर्सन 5 साल तक किसी भी कंपनी, उस कंपनी नहीं, किसी भी कंपनी में हिंदुस्तान की, वो डायरेक्टर या मैनेजरियल पोजीशन या ऑफिसर इन मैनेजमेंट नहीं अपॉइंट होगा 5 साल तक। उससे पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर हो सकता है। सेकंड सबसेक्शन 1B कहता है कि अगर वो पर्सन बीच में हटाया गया तो उसको लॉस ऑफ ऑफिस का कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सपोज वो 3 साल के लिए अपॉइंटेड था, 1 साल बाद निकाल दिया गया, तो 2 साल की बची हुई सैलरी या कोई भी कंपनसेशन पहले निकालने का उसको नहीं मिलेगा। ये है जी सेक्शन 241, 42, 43। इसकी मैंने समरी बना दी है, आप यहां से नोट करोगे, एडिशन करना है सिर्फ। देखो 41 में हमने क्या पढ़ा, क्या जाती है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन देता है, मेंबर देता है या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये न्यू ऐड हो गया कि वो रेफर कर सकती है ट्रिब्यूनल को कि क्या वो पर्सन, अगर कंपनी क्रेडिटर या पब्लिक इंटरेस्ट में अलग जा रही है तो। सेक्शन 242 कहता है ट्रिब्यूनल की पावर इन्वेस्टिगेट करेगा, रिकॉर्ड करेगा क्या वो पर्सन फिट एंड प्रॉपर पर्सन है। सेक्शन 243 में ये नया सेक्शन ऐड किया गया, अगर वो ये डिक्लेयर हो गया फिट एंड प्रॉपर पर्सन तो वो कोई पोजीशन होल्ड नहीं करेगा 5 साल तक और कोई भी लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। मैंने इसमें 5 years नहीं लिखा, वो मैं ऐड कर देता हूँ। फॉर 5 years पहले हो सकता है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये नए सबसेक्शन ऐड हुए हैं 241 में, तो ऐड किया गया, गवर्नमेंट को पावर दी गई कि 4 कारणों से अगर उसको लगता है तो मैटर इन्वेस्टिगेट करे, ट्रिब्यूनल को ऑफर कर दे, रेफर कर दे।
सबसेक्शन 2 में ट्रिब्यूनल की पावर और बढ़ाई गई कि उसको फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर करना है या नहीं करना, और अगर डिक्लेयर कर दिया तो उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे, वो किस में दिया गया 243 में। कंसिक्वेंस क्या होंगे, वो पर्सन 5 साल तक किसी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर या मैनेजमेंट पोजीशन पे नहीं जाएगा, और अगर जाना है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अगर बीच में निकाला जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, तो कोई भी कंपनसेशन उसको नहीं मिलेगा। तो ठीक है जी, ये आपकी कंपनी लॉ की जो रेलेवेंट थी वो मैंने कराई हैं, छोटी मोटी बहुत हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं देना, अपनी पावर वहां जाए जो हमारे अभी काम का है। बीइंग प्रेजेंट में अभी चल रहा हूं, तो इसको आप अच्छी तरह से करो। डाउट क्वेरी आप लेते ही रहते हो मेरे से। उसके बाद अब एक एक करके हर सब्जेक्ट की अमेंडमेंट आएंगी। मॉड्यूल में अगर कोई मैटर ऐड हुआ है, कोई नया मैटर डाला गया है, वो सब आपको टाइम टू टाइम अब आना शुरू हो जाएगा, और अगले 10-15 दिन में सब पूरा हो जाएगा ये। तो आपके जो भी पेंडिंग मैटर्स हैं, अब कोई भी मॉड्यूल से अपडेशन हुई है या कोई भी अमेंडमेंट आई है, सब की सब अब आपको रेगुलरली मिलकर जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए, ताकि अक्टूबर मंथ में आप अपडेट हो जाओ, नवंबर दिसंबर में आराम से बैठ के रिवीजन करो। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया बढ़िया तैयारी करो आप। बाय बाय।